आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कर्म कारक को, और उसमें हम लोगों ने ये जाना कि कर्म कारक किसे कहते हैं और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। अब हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि कहाँ कहाँ कर्म कारक हो जाता है। यानी कहाँ कहाँ द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे कि देखिए, हम लोग इसमें समझते हैं कि अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, धिक्, अनु, अंतरा, अंतरेण, यावत्, योगे द्वितीया। यानी ये जो सारे शब्द हमने लिखे हैं, इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। चिन्ह जाए जो भी हो, के रहे, से रहे, कुछ भी रहे, हमें इससे यहाँ मतलब नहीं होगा। जहां पर ये शब्द आ जाएंगे वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी। आइए एक नजर हम लोग देखते हैं एक एक शब्द पर कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, इसका आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए और नोट करते जाइए कि इसका अर्थ क्या होगा। देखिए यहाँ पर अभितः, परितः, सर्वतः, इन सब का मतलब होता है चारों ओर। इन सब का मतलब क्या होता है? चारों ओर। और उभयतः, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ उभयतः यानी दोनों ओर। उभयतः यानी दोनों ओर। और देखिए धिक् यानी धिक्कार है। क्या कहते हैं? धिक्कार। इस तरह से लिखते हैं धिक्कार। धिक्कार है, किसी को धिक्कार है ना, इसे कहते हैं धिक्कार भी कह देंगे, धिक्कार। इस तरह से धिक्कार। अनु यानी पीछे। अनु यानी पीछे। अंतरा यानी बीच में। अंतरेण यानी बिना। यावत् यानी तक। ये सारे शब्द जहां पे आ जाएंगे वहां पे द्वितीय विभक्ति होगी। आइए हम लोग एक एक को समझते हैं। अभितः, परितः, सर्वतः यानी चारों। इससे हम लोग बनाते हैं अनुवाद और समझते हैं। अभितः से, अभितः, गृहम् अभितः वृक्षाः सन्ति। ध्यान दीजिए, यहाँ अभितः है। गृहम् अभितः वृक्षाः सन्ति यानी घर के चारों ओर पेड़ है। देखिए, समझने वाली चीज है। जैसा कि यहाँ पर घर के, क्या है? घर के। यानी अब इस तरह से हम गलत कर सकते हैं। घर के है तो आप लोग सोचेंगे कि गृहस्थ हो जाएगा, लेकिन नहीं, गृहस्थ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? गृहम्। देखिए यहाँ पे क्या होगा? गृहम्। क्यों हुआ है गृहम् यहाँ पर? जैसा कि हम बताए हैं कि अभितः के योग में, जैसा कि हम क्या बता रहे हैं कि अभितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर अभितः आया है, इसलिए यहाँ पर गृहस्थ न होकर के गृहम् हुआ है। घर के ऐसा चिन्ह रहने पर भी हम जो है गृहस्थ न लिख करके क्या लिखे हैं? गृहम्। यानी अभितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इसको आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी तरह से
परितः, यहाँ भी यही बात, घर के चारों ओर पेड़ हैं, इसका ही हम बना रहे हैं। गृहं परितः वृक्षाः सन्ति, गृहं परितः वृक्षाः सन्ति। देखिए यहाँ पर, यहाँ परितः है, यहाँ क्या है, परितः है, इसलिए गृहम हुआ है, घर के, यहाँ भी क्या है, घर के। तो इस हिसाब से गृहस्थ यहाँ भी होना चाहिए था, लेकिन हम लोग इस परितः शब्द के योग में इस क्या किए हैं, इस परितः के योग में यहाँ गृहस्थ न होकर के यहाँ पर क्या हुआ है, गृहम हुआ है। क्या हुआ है, गृहम हुआ है। अच्छी तरह से आप लोग समझ रहे हैं। आइए यहाँ सर्वतः के योग में हम देखते हैं। सर्वतः तो यहाँ भी है कि विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं, जैसा कि हम चारों ओर, दोनों ओर के, यहाँ पर चिन्ह क्या आ रहा है, इन सब के क्या आ रहा है, विद्यालय के। तो यहाँ भी विद्यालय से होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि सर्वतः शब्द आ गया है। क्या आ गया है, सर्वतः। क्या आ गया है यहाँ पर, सर्वतः। और इस सर्वतः शब्द के योग में हमने विद्यालय से न लिख करके विद्यालय लिखा है, यानी षष्ठी विभक्ति न लगा करके द्वितीय विभक्ति लगाया है। द्वितीय ही होता है, सर्वतः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति ही होती है, इसको आप लोग जान लीजिए। आगे इसी तरह से अब देखते हैं उभयतः शब्द का प्रयोग। उभयतः माने होता है दोनों ओर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि विद्यालयम उभयतः राजमार्गाः सन्ति। विद्यालय में यहाँ भी देखिए विद्यालयम, यहाँ म नीचे रहेगा क्योंकि ये है स्वर है, म ऊपर नहीं रहेगा, म नीचे रहेगा। विद्यालयम उभयतः राजमार्गाः सन्ति, यानी यहाँ भी विद्यालय के क्या रहा है, विद्यालय के, लेकिन हमने यहाँ भी विद्यालय से न लिख करके क्या लिखा है, विद्यालयम। क्या लिखा है, विद्यालयम, क्योंकि उभयतः शब्द का योग है इसमें। क्यों, क्योंकि उभयतः शब्द आया है, इसलिए उभयतः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति ही होती है, द्वितीय विभक्ति ही होती है। इसको भी आप लोगों ने समझ लिया कि विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं। अब देखिए यहाँ विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं। अब आगे चलते हैं धिक, आगे चलते हैं धिक पर। धिक माने होता है धिक्कार है। जहां धिक्त शब्द आ गया वहां भी द्वितीय विभक्ति ही होती है, यानी जिसको धिक्कारा जाता है, जिसको धिक्कारा जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, राष्ट्रस्य, राष्ट्रस्य यानी राष्ट्र के, अभक्तम धिक, राष्ट्रस्य अभक्तम धिक, राष्ट्र के अभक्त को धिक्कार है, राष्ट्र के अभक्त को धिक्कार है। यहाँ पर अभक्तम हो गया है, किसको धिक्कार है, तो अभक्त को धिक्कार है, इसलिए यहाँ धिक के अर्थ में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति अभक्तम क्या हुआ है, यहाँ पर अभक्तम, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई है, ध्यान दीजिए। आगे देखिए अनु, अनु माने होता है पीछे, अनु माने क्या होता है, पीछे। इसका उदाहरण देखिए, सीता रामम अनुगच्छति, सीता रामम अनुगच्छति, यानी यहाँ पर देखिए सीता राम के क्या है चिन्ह, के। अब के रहने से आप लोग रामस्य लिखने की बात मत सोचिए, क्योंकि अनु शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति ही होती है और कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पर हो गया कि सीता रामम, राम के तो राम में द्वितीय विभक्ति, देखिए यहाँ राम में द्वितीय विभक्ति, सीता रामम अनुगच्छति। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है इन सब शब्दों के योग में। आगे हम लोग और जो शब्द हैं इनको देखते हैं।
पुस्तकम अनुकरोति। सह पुस्तकम अनुकरोति यानी क्या होगा? वह पुस्तक की नकल करता है। वह पुस्तक की नकल करता है। ध्यान दीजिए, पुस्तक की है, क्या है? पुस्तक की। लेकिन हमने यहां भी पुस्तक की है तो पुस्तक से नहीं लिया है, क्या लगाया है? पुस्तकम, यानी इसको कर्म कारक में बनाया। क्यों? अनु के योग में, अनु के योग में। यहां भी पुस्तकम कर्म कारक में ही हुआ है। यानी कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति, यानी द्वितीय विभक्ति में ही ये भी हो गया है। इसमें षष्ठी विभक्ति न लगा करके हमने द्वितीय विभक्ति लगाया है। आगे देखिए, अंतरा। अंतरा माने क्या होता है? बीच में। अनु यानी यहां भी पीछे या नकल करना। अनु यानी पीछे या नकल करना। तो अब यहां देखिए, स पुस्तकम अनुकरोति। स पुस्तकम अनुकरोति, पुस्तक की नकल करता है। वह पुस्तक की नकल करता है। जैसा कि चिन्ह में की, इससे हमें भटकना नहीं है, इससे हमें थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि पुस्तक की है तो हम लोग क्या लगाए। अगर अनु आ गया तो अब यहाँ पर आंख मूंद कर द्वितीय लगानी है हमें, और कुछ नहीं। यहाँ अनु शब्द आ गया तो अब द्वितीय ही होगी, इसलिए अनु के योग में यहाँ पर पुस्तकम हुआ है, पुस्तकस्य नहीं। की चिन्ह होने के कारण पुस्तकस्य होना चाहिए था, लेकिन नहीं, अनु के योग में द्वितीय विभक्ति यानी पुस्तकम हुआ है। वह पुस्तक की नकल करता है। आइए आगे चलते हैं। अंतरा। अंतरा माने होता है बीच में। अंतरा माने क्या होता है? बीच में। तो कह रहा है कि रामम लक्ष्मणम अंतरा सीता अस्ति। राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है। यहां भी के है, यहां भी देखिए के है, राम और लक्ष्मण के, यहां भी के आ रहा है, के ध्यान दीजिए। लेकिन हमने इसके को ध्यान नहीं दिया है। यहां पर अंतरा के योग में यहां भी रामम और लक्ष्मण है ना, रामम लक्ष्मणम अंतरा सीता, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता, ऐसा हुआ है। यहाँ च होगा, रामम लक्ष्मणम च अंतरा सीता, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है। ठीक है, आगे देखिए। अंतरेण माने होता है बिना। अंतरेण माने होता है बिना। यहाँ पर एक किशोरम अंतरेण राधा खिन्ना, अर्थात कृष्ण के बिना राधा दुखी है। कृष्ण के बिना राधा दुखी है। तो यहाँ भी कृष्ण के है, यहाँ भी क्या है? कृष्ण के है। यहाँ भी षष्ठी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होगा षष्ठी, केवल के रहने से नहीं होगा। यहाँ पर भी अंतरेण के योग में, यहाँ भी देखते हैं हम अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति ही होगी, इसलिए यहाँ पर कृष्णम हुआ है। क्या हुआ है? कृष्णम। ध्यान से देखिए, कृष्णम। आगे आते हैं अगले शब्द पर, यावत। यावत माने तक होता है, तक। हम इसका बनाते हैं अनुवाद। विद्यालयम यावत राजमार्गः अस्ति। विद्यालयम यावत राजमार्गः अस्ति, यानी विद्यालय तक सड़क है, विद्यालय तक सड़क है।
अब यहाँ भी हमें कुछ नहीं सोचना है कि यहाँ क्या लगाएं, यहाँ भी यावत आ गया तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। आप लोग इसी तरह का और वाक्य लेकर के उसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इस तरह करने से आप लोग को अनुवाद बनाने निश्चित रूप से आ जाएगा। अभी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।